तो ये लेक्चर है हमारा इतनी थायराइड कार्सिनोमा के ऊपर। कार्सिनोमा का ये एक तरीके से तीसरा लेक्चर आ गया। तो ब्रेस्ट के 2 लेक्चर थे, कार्सिनोमा का तीसरा लेक्चर आ गया। थायराइड कैंसर की बात करेंगे। मेन आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ थायराइड कैंसर, थायराइडेक्टमी के बारे में बात करेंगे, प्रोसीजर पूरी एक तरीके उसकी, उसके कॉम्प्लिकेशन थायराइडेक्टमी की, और जो क्या एक तरीके से हम इस तरीके क्या क्या स्क्रीन के फीचर देखने को मिलते थे, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए जनरल लेवल में। थोड़ा सा म्यूटेशन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट कैंसर में तो होता है 3 ही म्यूटेशन आ रहे हैं, बार का 1 बार का 2, ये 2 म्यूटेशन थे। तो उसमें तो उतना कुछ खास इंपॉर्टेंस रखता नहीं है, ये वाला छोटा इंपॉर्टेंस रहता है म्यूटेशन के वजह के हिसाब से। मैन सिंड्रोम के बारे में बता दें तो उसे हम मेडिसिन में पढ़ेंगे, जब उस तरीके से सारी उसमें एंडोक्राइन अबनॉर्मलिटी और भी आती है, तो उसे हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। जैसे मेडुलरी कार्सिनोमा बातचीत कर सकते हैं, मैनी सिंड्रोम में आता है वो। हाँ, ये है कि थोड़ा सा ये हिंट के रूप में रह सकता है कि किस किस से संग मिलेगा, वो मैन सिंड्रोम में हिंट दे सकता है, लेकिन हम उस पर उतना ज़्यादा फोकस जाएगा नहीं हमारा। मेन फोकस रहेगा हमारे टाइप ऑफ कार्सिनोमा पे कि कौन कौन से टाइप हमारे रहते हैं। सबसे और उसमें वाले स्ट्रक्चर क्या मिलेंगे उसके अंदर, ये हिस्टोलॉजिकल फाइंड याद रखने। पैथोलॉजी के हिसाब से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्सिनोमा हो जाते हैं। काका पेपिलरी कार्सिनोमा हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्सिनोमा आता है पैथोलॉजी के हिसाब से, और उसके हिसाब से भी सर्जरी के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्सिनोमा होता है। तो सबसे पहले जो आता है हमारा कार्सिनोमा, वो आता है हमारा पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। ये इतनी मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी होती है। मैं कर बता दूँ, जो पेपिलरी कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन होता है उसका फॉलिकुलर होता है, फिर होता है हमारा इधर मेडुलरी, फिर होता है हमारा इधर से एनाप्लास्टिक के क्रम में हम पढ़ेंगे। इसी क्रम में टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले पेपिलरी, फॉलिकुलर, फिर मेडुलरी, फिर एनाप्लास्टिक। तो पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड की बात करें तो मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा होता है। ये किस में पाया जाता है? आयोडीन सफिशिएंट रीजन में पाया जाता है। ये अंदर कर लेना, उसे फॉलिकुलर कार्सिनोमा होता है, इसे डेफिशिएंट एरिया में पाया जाता है, आयोडीन डेफिशिएंट एरिया में। ये ज़्यादा तक ये लो डोज एक्सपोजर होता है रेडिएशन, उसके संग इसका इंक्रीज होता है। और मैं बात कहते हैं हाशिमोटो थायराइडाइटिस या थायरोग्लोसिस्ट, खासा थायरोग्लोसिस्ट मान के चले, उससे एक तरीके से सबसे ज़्यादा कोस्ट कॉमन कार्सिनोमा में जुड़ा रहता है पापिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। ये पूछ सकता है थायरोग्लोसिस्ट से कौन सा कार्सिनोमा जुड़ा रहता है, वो है हमारा पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। फिर आते हैं एक तरीके से इसमें पैथोलॉजी में क्या दिलेगा, एक तरीके से ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट है। तो पैथोलॉजी में एक तरीके क्वेश्चन आता था, वो पैथोलॉजिकल एक्सपर्टी पूछेगा, जो वो पूछता है ऑर्फेन अमीन आई एपीनेस। तो वो ऑर्फेन अमीन आई है कि काफ़ी सारी तरीके न्यूक्लियस कौन कौन पे मिलेंगे लगा के, और बीच में एक तरीके से खाली स्पेस मिलेगा, तो इसे कहते हैं ऑर्फेन अमीन हाई एपीनेस में तरीके से क्या कहते हैं, सेंटर क्लियरिंग है, और चारों तरफ आपको न्यूक्लियस, चारों तरफ मतलब इधर सर्कल करते हुए आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आपको मिलती है वो कितने कैसे मिलती है आपको, सेमोमा बॉडी में बता चुका कैल्सिफिकेशन होता है, लेयर वाइज कैल्सिफिकेशन, सेमोमा बॉडी डायस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होता है, तो वो चीज़ आपको देखने में मिलेगी। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो सेमोमा बॉडी और एफेन अमीन आई अपीयरेंस ये। और उसके अलावा क्या देखने को आपको न्यूक्लियर में इंक्लूजन बॉडी देखने को मिलेगी, स्यूडो इंक्लूजन भी कहते हैं, स्यूडो इंक्लूजन बॉडी देखने को मिलती है। तो ये तरीके से 3 चीज़ें आपको पैथोलॉजी के एक्सपर्ट से पता होनी चाहिए। एक तरीके से क्या, एक तो ऑर्फेन अमीन आई एबीनेस, स्यूडो इंक्लूजन बॉडी, और एक तरीके से सेमोवा बॉडी। इसे तीनों चीज़ पता हो तो बढ़िया है आपको। उसके अलावा आते हैं म्यूटेशन, आपको पता होना चाहिए। तो म्यूटेशन जो होता है उसमें रेड पीटीसी म्यूटेशन है। पर्सनली मैं पीटीसी ज़्यादा याद रखता था, पी से पी था, रेड होता याद रहता नहीं था, तो रेड भी याद रखता, रेड पीटीसी म्यूटेशन रहता है। तो ऐसा ये बात करते, तो उसमें मैंने जब मैंने प्रोग्रामिंग पढ़ी थी पर्टिकुलर, तो उसमें एक तरीके से वेरिएंट दे रखे थे। तो 2 वेरिएंट होते हैं, तो टॉल सेल वेरिएंट होता है, ओल्डर होता है, और एक तरीके से डिफ्यूज स्क्लेरोसिस वेरिएंट होता है, वो चाइल्ड में होता है। टॉल सेल वेरिएंट होता है, उसमें ब्राफ म्यूटेशन एकदम प्रेजेंट होता है, उसमें देखते ब्राफ म्यूटेशन हमारा एब्सेंट होता है हमारा डिफ्यूज स्क्लेरोसिस वेरिएंट में। ये ज़्यादा पैथोलॉजिकल एक्सपर्टी के बारे में बात करी। हम एक अभी कोई कार्सिनोमा उठाएंगे तो पैथोलॉजी के बारे में बातचीत करेंगे, और एक तरीके से हमारे नॉर्मल जो है एक तरीके से सर्जरी उसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर हम आते हैं क्लिनिकल फीचर पे, जो स्वेलिंग देखने को मिलेगी एक तरीके से आपको एंटीरियर पार्ट पे। उसके अलावा क्या मिलेगा आपको, लेटरल अबेरेंट थायराइड मिलेगा। लेटरल अबेरेंट थायराइड एक तरीके से क्यों, एक तरीके से मेटास्टेसिस हो जाता है एक तरीके से, उसके कारण आपको देखने को मिलेगा एक तरीके से। ये चीज़ याद रखना, ये सब पैरा कार्सिनोमा जो चाइल्ड में भी देखने को मिल जाता है, बाकी कार्सिनोमा चाइल्ड में हालात देखने को नहीं मिलते, ये चाइल्ड में देखने को मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है आपको पहचानने के लिए।
ब्राफ म्यूटेशन में क्या क्या कैंसर होते हैं वो भी हम बातचीत करेंगे जब हम मेन्यू पढ़ेंगे। पेट सीटीसी, रेट पीटीसी में खाली ये म्यूटेशन होता है और जगह मैंने देखा नहीं कि इसको मिलते हुए, तो ये चीज़ इसलिए आपको पता होना चाहिए इसका ये। तो इस इसमें एंटीरियर है एक तरीके से, और लेबर एबरेट मतलब एक तरीके से लेटरल भी आपको लिम्फ नोड का अलाइनमेंट मिलेगा। कौन से लिम्फ नोड रहते हैं, आगे की साइड पीट्रैकियल लिम्फ नोड रहता है, आगे से पैराट्रैकियल रहता है। लेवल 6 लिम्फ नोड होते हैं, एनलार्जमेंट होते हैं। वैसे लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ थायराइड में, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ हेड एंड नेक मैंने बताया था, तो मेरे लेक्चर में आपको बताते लिम्फ नोड लेवल रिवाइज कर देता हूँ, मेरे संग रिवाइज करना क्या कौन से लिम्फ नोड होते हैं एक एक करके। तो लेवल 1 लिम्फ नोड क्या होते हैं हमारे, एक तरीके से सबमैंडिबुलर सबमेंटल, तो सबमैंडिबुलर सबमेंटल ये। फिर हम आते हैं इस तरीके से जुगुलर वेन पे, तो जुगुलर ओमोहाइड जुगुलो डायगेस्टिक लिम्फ नोड, मिडिल जुगुलर, फिर जुगुलर ओमोलोहाइड, ये तरीके से लिम्फ नोड होते हैं 2, 3, 4 के। फिर 5 में कौन सा आता है हमारा, एक तरीके से 5 हमारा लिम्फ नोड आता है एक तरीके से हमारा, एक 5 हमारे लिम्फ आता है रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड, और हमारा एक तरीके से 6 आता है हमारा प्री ट्रैकियो पैराट्रैकियल, और 7 वाला लेवल जो आता है वो आता है हमारा एक तरीके से कौन सा, मतलब 5 जो आता है एक तरीके से पोस्टीरियर ट्रायंगल वाले आ जाते हैं, और एक तरीके से हमारा 6 आता है वो एक तरीके से प्री ट्रैकियो पैराट्रैकियल, और लेवल 7 आता है वो आता है हमारा मीडियास्टिनल लिम्फ नोड। ये चौको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। अब हम आते हैं इस तरीके से, ये चीज़ चेक कर लें जुगलो डायगेस्टिक जुगलोमाइड, तो इस तरीके से आप जनरल लेबर भी पता कर लिया। अब हम बात करें इसमें जो इन्वॉल्व लिम्फ नोड रहते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। लेवल 6 के इन्वॉल्व होते हैं डायनसेफेलॉन लिम्फ नोड है वो इन्वॉल्व रहते हैं हमारे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और बात करके चले इसके एक तरीके से, इसमें एंटीरियर लेटरल पार्ट है होती है इस तरीके से, हमें लिम्फेटिक स्प्रेड रहता है, तो इसलिए ये जानना इंपॉर्टेंट है। कौन से एक तरीके से लेवल 6 से लिम्फ नोड है, ये यूजुअली मिलता है, और लिम्फ नोड आपको इन्वॉल्व नहीं मिलेंगे यूजुअली। तो इस तरीके से सारा स्टेजिंग पता करना आसान है तरीके से। N0 मतलब कि कोई सा लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है, N1 एक तरीके से हमारे लोकल वाले रहते हैं लाइनसेफेलॉन लिम्फ नोड है वो इन्वॉल्व है। ये हो गया हमारा पेपिलरी कार्सिनोमा के बारे में। इस तरीके से मोस्ट कॉमन साइड कैसे रहेगी, तेरी मेटास्टेसिस रहती है तो लंग्स से रहती है, मेरी मोस्ट कॉमन है इन्वेस्टिगेशन चौथे आया थी जो 2-3 केस बताए थे मैंने, उसके अलावा सब जगह इस तरीके से FNAC रहती है हमारे इन्वेस्टिगेशन चॉइस। इसमें देखते ट्रीटमेंट कर रहेगी यदि एक तरीके से पेशेंट की उम्र कम है मान के चले, उसके अलावा क्या उसको इस तरीके से नो लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन है, ये तरीके कन्फर्म कर लिया आपने, कोई भी इंजेक्शन मेथड है वो भी कंफर्म कर लिया कि उसको नहीं है, तब हम उसके हेमीथायरॉयडेक्टमी कर देते हैं उसकी। नहीं तो एवरी केस में आपको क्या टोटल थायरॉयडेक्टमी करनी पड़ती है। लिम्फ नोड इन्वॉल्व है तो लिम्फ नोड इन्वॉल्व के नाम पे हमको क्या कहते हैं, लिम्फ नोड को निकालना भी पड़ता है इस तरीके से ये। और उसके अलावा क्या करते हैं इस तरीके से मॉडिफाइड रेडिकल मैक्सेक्टोमी भी करनी पड़ती है इस तरीके से, MRND वो भी करनी पड़ती है, मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेशन भी करना पड़ता था। वो चीज़ इसमें क्या था, अदर लिम्फ नोड जो इनलार्ज हो रखे हैं वो भी हमको निकालने पड़ जाते हैं, उसमें MRND की मैं प्रोसीजर बताऊंगा लेवल 1 लेवल 2, तो इस तरीके से करनी पड़ जाती है हमको एक तरीके से ये चीज़ें। फिर हम आते हैं तेरे फॉलिकुलर कार्सिनोमा पे। फॉलिकुलर कार्सिनोमा पे भी बताया तो इस तरीके से आपको रास म्यूटेशन पता होना चाहिए, इसके संग एसोसिएट होता है। उसके अलावा क्या होता है PAX PAR1, ये मोस्ट PAR अल्फा होता है 1 दे रखा होता है कुछ जगह, तो इस तरीके से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको याद बता करने का। ये इसका जो एक तरीके से प्रोग्नोसिस होता है वो गुड होता है, क्योंकि इस तरीके से ज़्यादा ही कैप्सूल तक लिमिटेड रहता है, ज़्यादा सा लिम्फेटिक स्प्रेड होता है वो नहीं मिलता है हमें, ये ज़्यादा क्या आयोडीन डेफिशिएंट एरिया में मिलता है। और ये क्या एक तरीके से मतलब गोइटर यदि लॉन्ग स्टैंडिंग है उस केस में ही आपको ये कार्सिनोमा देखने को मिलेगा। ये इसमें क्या कहते हैं साइज और स्वेलिंग का एक तरीके से काफ़ी इंटीग्रेट देखने को मिलती है, लेकिन इसमें कोई भी आपको पेन नहीं मिलेगा, ना इस तरीके से कंप्रेशन देखने को मिलेगा। ये इसमें स्प्रेड के नाम पे एक तरीके से हेमेटोजीनियस स्प्रेड मतलब लिम्फेटिक स्प्रेड नहीं देखने को मिलेगा। ये तो इससे ज़्यादातर क्या है हमारे बोन्स में इसका स्प्रेड देखने को मिलता है। ये इसमें मतलब तरीके से आपको इसमें जो याद रखनी एक तरीके से पेंट जो रहता है कि FNAC तरीके से डायग्नोसिस ऑफ चॉइस नहीं रहती, इसमें एक तरीके से बायोप्सी तरीके से डायग्नोसिस ऑफ चॉइस रहती है, क्योंकि हमें एक तरीके से वेस्कुलर इन्वेजन चेक करना होता है, कोई लिम्फेटिक स्प्रेड तो होता ही नहीं है इसमें,
तो वेस्कुलर इन्वेजन चेक करना होता है कि वेसल तक यदि मान के पहुंच चुका है तो स्प्रेड कर सकता है, वरना इसके स्प्रेड करने की कोई संभावना नहीं है। लिम्फेटिक स्प्रेड बिल्कुल भी नहीं मिलता है इसमें। इसमें खाली हम टोटल हाइड्रोटेक्टमी कर सकें कि लिम्फेटिक स्प्रेड की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। ब्लड में पहुंच गया तो हमको ये कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी, पर वो उसका मामला अलग पड़ जाता है। इस तरीके से हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती ये। हाँ, तो ये चीज़ है। अब आते हैं एक तरीके इसमें कि मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है। ये तरीके से मैंने चाहिए ये दो जो इनके कार्सिनोमा है, वेल डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा, इसमें क्या कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी देखना होता है। कि तरीके से हमने प्रोसीजर वगैरह करा है वो सही करा है कि नहीं करा है, कि तरीके से कुछ ना कुछ बढ़ गया है, मतलब ये तरीके से कोई रेजिडुअल तो नहीं बच गया। इस तरीके से हमने कार्सिनोमा है तो ये एक प्रोसीजर करते हैं जिसमें क्या हाइपर जो आफ्टर सर्जरी का मेटास्टेसिस को पहचान करते हैं कि थायराइड सेल कहीं और जगह चलू गई, तरीके बच तो नहीं गई है, तरीके से उसके लिए करते हैं। अब वो कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। इसमें क्या है कि हम तरीके से हाई डोज थायरोसिन देते हैं, थायरोसिन हाई डोज को देते हैं। अब ज़्यादा TSH का सप्रेशन देखने को मिले, अब TSH सप्रेस्ट कर दिया, ठीक है। TSH सप्रेस करने से क्या हो गया, एक तरीके से जो उसके पास जो नॉर्मल TSH जो होता है उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो नॉर्मल जो एक तरीके से नॉर्मल जो ग्लैंड था उसका एक तरीके से हमारा थायराइड का जो प्रोडक्शन था, थायराइड और T3 T4 उसका भी प्रोडक्शन नहीं किया ये। फिर हम करते हैं थे होल बॉडी स्कैन। कैसे इस तरीके ये चीज़ पता होनी चाहिए। थायरोक्सिन जो होती है एक तरीके से वो 6 वीक तक देते हैं, मतलब कि थायरोक्सिन जो होती है वो एक तरीके से हम थोड़ा सा उसका एक्सप्रेशन रोक देते हैं, मतलब एक तरीके से उसका जो हमारा जो क्या कहते हैं एक तरीके से थायरोक्सिन जो होता है उसका एक तरीके से देना चाहिए कुछ समय पहले, बंद कर देते 6 वीक पहले हम वही बंद कर देते हैं तरीके से। और उसके अलावा यदि वो हाइपोथायरॉयडिज्म को नहीं झेल पा रहे क्योंकि तरीके से हाइपोथायरॉयडिज्म और थायराइड हम काम से नहीं दे रहे, तो हमें एक तरीके से हम क्या कहते हैं T3 दे देखते हैं तरीके से, वो भी हमको 2 वीक के अंदर अंदर स्टॉप करना पड़ता है ये। इसमें जो हमारे काम होता है TCH हम हमारे पेट्रोटिक ग्लैंड नहीं बना रही है, तो हमने वो T3 T4 बंद कर दिए क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो बनाए, क्योंकि यदि मान लीजिए T3 T4 होगा तो वो वैसे भी नहीं बनाएगा ना। T3 T4 बंद कर दिया तो हमने क्या किया रिकॉम्बिनेंट TCH दिया जिसमें एक तरीके से रेडियो आइसोटोप था वो जुड़ा हुआ था हमारा, एक तरीके से रेडियो एक्टिव था वो जो हमने दिया, तो जिससे क्या है थायराइड जो एक्टिविटी है एक तरीके से ये ऑब्जर्व करेंगे, इस तरीके से जो हमारा सोडियम जो आयोडीन पंप था वो इस तरीके से वो अपटेक करेगा उसका ठीक है, TCH का अपटेक करेगा, जिसके कारण क्या होगा एक तरीके से एक्सप्रेशन होगा, और जो कि सेल जो होगी वो एक्सप्रेस करेगी, जहाँ पे जो थायराइड की सेल होगी वो एक्सप्रेस करेगी उसको, मतलब ये तरीके से वो दिखेगी, तो स्कैन करेंगे तो अब इस तरीके से पॉप को रेडियो एक्टिव उसने एडजस्टमेंट किया है ये। तो उसमें क्या क्या तरीके से हमने होल बॉडी स्कैन किया, इस तरीके से ऑब्जेक्ट किया। उसमें क्या आप ये कर सकते हैं कि तरीके से उसमें हम जो थायरोक्सिन दे रहे हो तो थायराइड तो आपका उसको यदि आपको कुछ मिला मान के चलिए उसमें कहीं ना कुछ, तो आप क्या है कि आयोडीन 131 भी दे सकते हैं, क्यों क्योंकि इस तरीके से वो रेडियो एक्टिव एबिलेशन करने का काम करते हैं, आपने दिया उसने ऑब्जर्व किया वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, इसका ये चीज़ सिग्निफिकेंस है। आप सिंपल से एक सेल निकाल लेंगे तो सर्जरी करेंगे नहीं, ये याद समझिए ना। तो इस तरीके से रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन आप कर सकते हैं इस केस में, ये मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि इस तरीके से आपने वो आसानी से एब्जॉर्प्शन कर लेगा ये ठीक है। इस तरीके से चीज आपने यदि मान के चले कोई भी TSH का लेवल है वो बढ़ा हुआ है, आपने देने के बाद भी उसने एब्जॉर्प्शन नहीं किया है, यानी कि तरीके से हमने थायराइड का जो है जो भी निकालनी थी वो आपने सारी निकाल ली है ये चीज़। ये चीज़ ध्यान रखना, हमारा थायरोग्लोबिन का लेवल 2 नैनोग्राम पर ml से कम ही होना चाहिए। यदि ज़्यादा है तो इस तरीके से मतलब इस तरीके से थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन वैसे भी हो ही रखा है, हम नहीं चाहते कि वो ग्लैंड किसी भी प्रकार से हमारे थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन करे ये यदि इस तरीके से थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ गया हमारे TSH देते ही, इसका मतलब है कि इस तरीके से रिकरेंस हो चुका है। होल बॉडी स्कैन में आपको आयोडीन दिख जाएगा जहाँ जहाँ पे इस तरीके से वो चीज़ है, और हम क्या उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन
कर सकते हैं, जिसके कारण ये बेस्ट प्रोग्नोसिस माना जाता है हमारा पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, के तरीके से हमें कुछ नहीं करना कि हमें खाली उस आयोडीन देना है हमको, रेडियो कहीं भी सेल हो गई मान के स्प्रेड कर भी गया होगा आसानी से डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, इसलिए तो उसमें मत्ता पच्चे को ज़्यादा कुछ खास करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ये होगी बात। अब आते हैं तरीके से इसके प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या क्या रहते हैं तरीके से, तो उसमें मैक्सिस गाइडलाइन यूज होते हैं, मेटास्टेसिस, एज, क्या कहते हैं तरीके से कंप्लीट नर्व सर्जरी रिसेक्शन, इन्वेजन, साइज, ये हुआ, या फिर इधर एजेस वाला था, एज, ग्रेड, ये क्या कहते हैं इसे एक्स्ट्रा थायराइड इन्वेजन है, ऐसे साइड, ये आते हैं तरीके से याद रखना है ना। तरीके से ब्रेड प्रोग्नोसिस में आते थे 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज हो गया उसका और एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्प्रेड हो गया, तो ये ब्रेड प्रोग्नोसिस है। जैसे उसका एक तरीके से 1 सेंटीमीटर से कम है। इस तरीके से जो ग्रेड की बात करते हैं तो टी स्टेजिंग की, टी स्टेजिंग में 1 पे आते हैं, तो टी स्टेजिंग के बारे में बता दूँ तो इस टी स्टेजिंग में आता है तो T0 का मतलब कोई भी कैंसर नहीं है। T1 का मतलब है एक तरीके से T1A में मतलब कि एक तरीके से 1 से कम है वो, एक तरीके से उसका साइज, यदि एक तरीके से 1 से 2 के बीच में तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से वो T1B में आता है। T2 का मतलब है कि तरीके से 2 से ज़्यादा है लेकिन 4 से कम है। T3 का मतलब है कि 4 से ज़्यादा हो गया है। T3 में ए भी आता था, T3A का मतलब 4 से ज़्यादा हो गया है लेकिन वो थायराइड के अंदर ही है। T4B का मतलब है इस तरीके से वो एक्स्ट्रा थायराइड एक्सटेंशन आपको देखने को मिल रहा है। T3B का मतलब एक्स्ट्रा थायराइड एक्सटेंशन आपको देखने को मिल रहा है। T4A में बात करें तो ग्रॉस एक्स्ट्रा थायराइड एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, उसके सराउंडिंग में सॉफ्ट टिश्यू वगैरह का आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। उसमें एक तरीके से T4B का मतलब प्री वर्टिकल फेशिया वगैरह तक पहुंच चुका है मामला। T4 जो हमारा बोलता है एक तरीके से बैड प्रोग्रेस में पहुंच जाता है मामला। यदि गुड प्रोग्नोसिस तो 1 सेंटीमीटर से कम पे रहता है हमारा गुड प्रोग्नोसिस रहता है ये। फिर हम आते हैं मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड। मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड किसके कारण होता है, हमारे पैराकॉलिकुलर सी सेल इन्वॉल्व रहती हैं। ये क्या है, एक तरीके से ये सीक्रेट करते हैं कैल्सिटोनिन को। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, एक तरीके से कैल्सिटोनिन का लेवल तो आपको राइज देखने को मिलता है लेकिन एक तरीके से सीरम कैल्शियम का जो लेवल है वो नॉर्मल देखने को मिलेगा, वो उस पर ज़्यादा मत कर देना। आपको जो मेन इंडिकेशन याद रखना है एक तरीके से कैल्सिटोनिन लेवल ज़्यादा है, ये कैल्शियम लेवल ज़्यादा नहीं होगा। ये इसमें जो याद करते हैं, ये तरीके से एंटीरियर पार्ट ऑफ नेक में मिलती है। इसमें क्या है, रेस कार्सिनोनिन का कारण क्या मिलता है आपको, डायरिया देखने को मिलेगा इस तरीके से। उसके अलावा क्या है, उसको मैन सिंड्रोम है, तो मैन सिंड्रोम में आपको फियोक्रोमोसाइटोमा और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म भी संग में देखने को मिल जाते हैं। इसमें मैन 2A और 2B, तो ये ध्यान रखना, जीन जरूर याद रखना इसमें, और कहीं भी याद रखें नहीं रखिए, इसमें याद रखना है मैन 1, 2 और ये जीन देखने को मिलेंगे। इसमें क्या याद रखना है, एक तरीके से आपको पैथोलॉजिकल एक्सपर्ट थे, पैथोलॉजिकल एक्सपर्ट से याद रखनी है एक तरीके से पॉलीगोनल शीट की, पॉलीगोनल सेल की शीट मिलेगी इनकी इन एमेलोस्ट्रोमा। ये तो पॉलीगोनल सेल शीट मतलब शीट और पॉलीगोनल सेल इन एमेलोस्ट्रोमा। यदि आप पैथोलॉजिकल एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं या हिस्टोलॉजिकल एक्सपर्ट से आपको पता करना है मैन सिंड्रोम है, इस तरीके से वो एक तरीके मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन रहेगा। मोस्ट कॉमन इस तरीके से स्प्रेड का है जो बहुत लिम्फेटिक और वो कहते हैं हेमेटोजेनस स्प्रेड रहता है। मोस्ट कॉमन साइड क्या रहती है, इसकी लिवर रहती है साइड। एक तरीके से ये तरीके से TSH की कोई भी काम करेंगे इस तरीके से उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना रेडियो फेसियल एवलेजन कर नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए इसका थोड़ा सा बैड प्रोग्नोसिस में आता है। खाली आपको इस तरीके से MRND करिए या मल्क तरीके से थायरॉइडेक्टोमी करिए, उसके बाद क्या लिम्फ नोड रिमूव करिए और MRND कर दिए। कोई भी तरीके से उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी एवलेजन का कोई रोल नहीं रहता, जिसके कारण इसका बैड प्रोग्नोसिस माना जाता है पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा के अगेंस्ट में। तो ये थोड़ा कारण भी पता होना चाहिए आपको। लास्ट आता है हमारा एप्लास्टिक कार्सिनोमा। एप्लास्टिक कार्सिनोमा काफ़ी रेयर होता है और काफ़ी तरीके से काफ़ी उम्र दराज एज में देखने को मिल जाता है। ये इस तरीके से ज़्यादा अनडिफ्रेंशिएट होता है, अनक्लासीफाई होता है। ज़्यादातर हमको इस तरीके से क्लासीफाई नहीं कर सकते इस तरीके कोई से भी जगह, तो इस तरीके से तो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा में डाल देते हैं। ये इसमें क्या है कि साइज का इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है और इस तरीके बहुत ज़्यादा साइज इंक्रीज हो जाता है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, इसी जो डी है जिसमें एक तरीके से आपको क्या है कि कंप्रेशन देखने को मिलता है। कोई सी भी जो था उसमें हमको क्लिनिकल फीचर में एक तरीके से आपको खाली स्वेलिंग देखने को मिल रही थी। इसमें आपको क्या है कंप्रेशन देखने को मिले, सीवियर पेन, कंप्रेशन, इधर ट्रैकिया डिस्पेजिया वगैरह ऑर्सनेस, ये सारी खाली बस एक ही कार्सिनोमा देखने को मिलती है, वो है हमारा एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। ये ठीक है, मतलब इधर थायरॉइड लिम्फोमा भी देखने को मिलती है, पर उसको अब थोड़ा सा उसमें हम सीधे
कैरेक्टरिस्टिक जो होती है एक तरीके से कार्सिनोमा उसमें काउंट नहीं कर सकते ना एक तरीके से, वो हमारे लिम्फोमा से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो चार जो हमारे मेन कार्सिनोमा होता है उसमें खाली ही कार्सिनोमा है जो इस तरीके से जुड़ा होता है। स्प्रेड किसका होता है, इस से लंग्स का। तो इस तरीके से इसके मेटास्टेसिस भी आप याद करके चलना, कौन कौन से जगह मेटास्टेसिस होता है इस तरीके से मोस्ट कॉमन, ये भी पता होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगी हमारी, FNAC रहेगी इसके डैश में। ट्रीटमेंट क्या रहेंगे, ट्रीटमेंट क्या कहते हैं, टोटल थायराइड पे भी कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से रिसेप्टेबल नहीं है इस तरीके से ये अच्छे पता था। जीन याद रखना, TP53 याद रखना, जीन यदि म्यूटेशन में TP53 सारी का म्यूटेशन तो सारे का जब भी आप लिखे में ऐसा दे दिया लेक्चर खत्म कर लें तो आपको इस तरीके से आपको म्यूटेशन पता होना चाहिए। एक इनका एक सारा म्यूटेशन एक पता जो होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। इसका एक तरीके से इसमें स्प्रेड कहाँ कर रहा है, एक आपकी इसको पैथोलॉजिकल फाइंडिंग पता होनी चाहिए। फिर पैथोलॉजिकल फाइंडिंग में जॉइंट सेल मिक्स्ड वेरिएंट, इसमें तो क्या नहीं है कि कुछ भी आ सकता है, तो इसमें क्लासीफाई नहीं। तो आपको इस तरीके से पैथोलॉजिकल वेरिएंट पता होना चाहिए, क्या मिलेगा अंदर ये बताना चाहिए, और इस तरीके से स्प्रेड क्या हो रहा है इस तरीके से, और ट्रीटमेंट वगैरह में क्या कर सकते हैं इस तरीके से ये बता लें। इन्वेस्टिगेशन तो FNAC रहती है ज़्यादा तरीके से, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये ठीक है। ठीक है, इसमें ट्रैकियोस्टमी भी करनी पड़ जाती है क्योंकि काफ़ी बार चिपक जाता है ट्रैकिया से। इसमें ये बात कहते हैं लास्ट आता है हमारा थायराइड लिम्फोमा। थायराइड लिम्फोमा मैंने बताया था कि मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है हमारा हाशिमोटो थायराइडाइटिस के साथ। हाशिमोटो थायराइडाइटिस के संग जुड़ा रहता है। वो पेनलेस था, हेवी पेनलेस है, लेकिन इसमें क्या क्या आपको डिस्फेजिया डिसैप्निया ये आपको फाइंड भी देखने को मिल जाती हैं, और हॉर्सनेस और वॉइस भी देखने को मिल जाती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या करेंगे मैंने बताया, इसमें FNAC नहीं कर सकते, इसमें आपको क्या करना है, बायोप्सी करनी ही पड़ेगी ये, क्योंकि आपको बहुत सारे मार्कर चाहिए होते हैं। इसमें जो आपको जो मेन ट्रीटमेंट चलता है वो करता है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। उसके अलावा क्या रहता है हमारा कीमोथेरेपी मेन याद रखनी है आपको, और कुछ याद रखे नहीं रखे, इसलिए आपको कीमोथेरेपी याद रखनी है। कीमोथेरेपी में कौन सी ड्रग आती है हमारी इस तरीके से 5-6 ड्रग आती हैं। एक होती है हमारी रिटुक्सिमाब, एक आती है हमारी तरीके से साइक्लोफॉस्फामाइड, एक आते हैं हमारे हाइड्रोक्सी आइडॉक्सी डॉक्सोरुबिन से या डॉक्सोरुबिन से याद रखना, और विनकेस्टिन वे, और आती है हमारे पेडनीसोलोन। ये तो ऐसा बार बार याद रखेंगे, याद हो जाएगी। तो इसे एक फेमिलियर ड्रग्स है, रिटुक्सिमाब, क्या कहते हैं, डोनोरुबिन, विनक्रिस्टिन और पेडनीसोलोन और साइक्लोफॉस्फामाइड, ये याद रखनी। सीधे ट्रिक वगैरह का केस मुझे लग नहीं रहा, फिर क्या क्या ज़्यादातर फेमिलियर ड्रग है तो इसलिए उतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। ट्रिक याद रखनी है तो आपको याद रखनी है रोच, याद रखनी है RCHOP, चौप याद रखते, चौप साइक्लोफॉस्फामाइड हाइड्रोक्सीडोक्सोरुबिन उसे ऑक्सी को, ये क्या नाम इसके अजीब से है ना थोड़ा सा, वो दूसरे नाम ज़्यादा है, डोक्सोरुबिन से ज़्यादा फेमिलियर नाम है, विनकेस्टिन ज़्यादा फेमिलियर नाम है, पेडनीसोलोन ज़्यादा फेमिलियर नाम है, साइक्लोफॉस्फामाइड, रिटुक्सिमाब, ये इस प्रकार आप याद रख सकते हैं मेरे हिसाब से। देखो काफ़ी बार आप लिम्फोमा पढ़ेंगे उसमें भी काफ़ी बार नाम आएंगे। ये टेम्बल की तरीके से मैं पैथोलॉजी में तो पढ़ा दिया, वो थोड़ा सा हम मेडिसिन के एक्सपर्ट से भी पढ़ेंगे उसको। फिर हमारी आती है लास्ट पोजीशन थायराइडेक्टमी। थायराइडेक्टमी किस पोजीशन में करते हैं, तो रोज पोजीशन में करते हैं, इसमें लेट होता है हमारा एक्सटेंडेड रहता है ये, तो उसमें 3 डिग्री एक्सटेंडेड रहती है ये चीज़। इसमें जो क्या कहते हैं एक तरीके से आपको एक ट्रांसफर इंसिजन देना होता है, इसलिए सर्वाइकल कॉलर 1 सेंटीमीटर बिलो क्रेट कॉर्ड कार्टिल 1 सेंटीमीटर बिलो कोड कार्टिल आपको इंसिजन देना पड़ता है, लगभग यहाँ पे इंसिजन देते हैं। उसके बाद क्या आता है, इधर क्या आती है मसल मिलती है तरीके से विधान का, इधर मिलती है हमारी प्लेटिसा मसल। तो प्लेटिसा मसल काट के उसके जैसे उसको बाहर का आता है, हम लोग को रिट्रैक्ट किया जाता है, जिसके कारण हम कहाँ पहुँच जाते हैं हमारे तरीके से थायराइड में ट्रैकिया इंजन मत कर देना, ये इसी ध्यान, हालांकि मैंने ही नहीं करा, तो मैं क्या बताऊँ। तो ये चीज़ है ये है कि आपको प्लेटिसा को रिट्रैक्ट करना पड़ेगा सर्जरी में। फिर आते हैं हमारे इस तरीके से इसमें किस को क्या कहते हैं, इस तरीके से सारी जो हमारी जितनी भी वेसल्स होती है उसको क्या करते हैं, हमको एब्लेट करना होता है इस तरीके से, तो लाइगेट करते हैं इस तरीके सारी वेसल्स को। सबसे पहले जो लाइगेट करने वाली वेसल्स है वो रहती है हमारी इस तरीके से मिडिल थायराइड वेन, तो मिडिल थायराइड वेन को लाइगेट करते हैं। उसके बाद फिर हमारी सुपीरियर थायराइड वेन और आर्टरी, और क्या कहते हैं इन्फीरियर थायराइड वेन और आर्टरी, इसको लाइगेट करते हैं। क्यों करते हैं, तरीके से नियर बाई करते हैं। सुपीरियर थायराइड वेन को क्या लाइगेट करते हैं, नियर बाई, क्योंकि यदि हम दूर लाइगेट करेंगे तो इस तरीके से नर्व इंजरी हो सकती है, कॉज एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व की इंजरी हो सकती है। ये इन्फीरियर थायराइड वाली वेसल को लाइगेट पास से क्यों करते हैं, क्योंकि इस तरीके से फिर हमारे पैराथायराइड जो ग्लैंड है उसकी सप्लाई चली जाएगी, तो इस तरीके से आपको इस्कीमिया पैराथायराइड ग्लैंड आपको देखने को मिल सकती है। ये यदि क्या कहते हैं लिगामेंटो
और बैली को इंजर्ड कर देता है को, तो काफ़ी बार संभावना होती है रिकरेंट डायजेशन नर्व है वो इंजर्ड हो जाए। ये इस प्रकार आपको याद रखना, ये तरीके से हमने ये चीज़ कर लेते हैं। अब आते हैं तेरी पैराथायरॉयड ग्लैंड को। काफ़ी बार क्या है थायराइड को निकालते हैं आपका पैराथायरॉयड को भी निकाल देते, क्योंकि कैप्सूल तो एक ही रहता है हमारा। तो उसमें यदि आपको मैंने निकाल दी तो क्या करेगा, तो आप क्या उसको छोटे छोटे पीस में डिवाइड करिए, उसके बाद क्या ट्रांसप्लांट कर दीजिए स्टेनोक्लीडोमास्टोइड पे। ये हमारी प्रोसीजर होती है। मान के चलो उसमें भी डिजीज डिसऑर्डर है, एक तरीके से उसमें भी हाइपरप्लेजिया हो रखा होगा, तो हम क्या कहते हैं 3.5%, तो हम क्या मुश्किल से उसका आधा रखते हैं तरीके से, और आधा कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, ब्रेकियो रेडियलिस पर ट्रांसफर कर देते हैं इस तरीके से। स्टेनोक्लीडोमास्टोइड ब्रेकियो रेडियलिस को लोकल एनेस्थीसिया देके आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें रिकरेंस की संभावना रहेगी, तो इस तरीके से थोड़ा निकालना आसान रहेगा। और नॉन डोमिनेंट आर्म पे भी रखना, इसमें मैं राइट हैंड पे नहीं रखना, लेफ्ट हैंड में करना, मतलब पूछे ना कौन सा फिर से हाथ से काम कर दे, ताकि ये सर्जरी करके उसको आसानी से निकालना आसान रहे। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहेंगे इसमें सारे ज़्यादा हमने वैसा तो लाइगेशन किया, क्योंकि देखिए थायराइड हमारी तरीके से बहुत ज़्यादा रिच वेस्कुलर सप्लाई होती है, उसको रोकने के लिए लिक्विड साइड सोल्यूशन भी देती है, लेकिन फिर भी इसकी सप्लाई होती है काफ़ी रिच रहती है, जिसके कारण हेमरेज की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है तरीके से। तो इसलिए मैसिव ब्लीडिंग आपको देखने को मिले, जिसमें वो टेंशन हीमोटोमा देखने को मिल सकता है। इसमें क्या करें, टेंशन हीमोटोमा बन जाए तो क्या करेंगे, टेंशन हीमोटोमा ओटी में शिफ्ट करेंगे, सूचर को ओपन करेंगे, ओपन मतलब जो सूचर वगैरह बनाए अपने ऊपर तो उसको ओपन करेंगे, जो कंट्रोल ब्लीडिंग करेंगे, लाइगेचर यदि लाइगेचर हमने नहीं किया तो लाइगेट करेंगे उसको, और उसके अलावा हेलमेट अकाउंट ड्रोन करेंगे, जो नॉर्मल प्रोसीजर चलती है। रेस्पिरेटरी ऑपरेशन क्यों आ सकता है, ये तरीके से लेरेंजे एडिमा डेवलप होगा, इन्फ्लामेटरी रेंज तो होने के समय में एडिमा डेवलप होगा, और उससे क्या कंप्रेशन होने को मिलता है। उसके अलावा ये टेंशन हिमोटोमा में भी तो प्रेशर बन जाता है, उसके कारण भी आपको देखने को मिल सकता है। नर्व इंजरी होता है तो मोस्ट कॉमन नर्व इंजरी होती है एक्सटर्नल जो नर्व एक्सटर्नल नर्व नर्व होती है। अदर जो इन्वॉल्व होता है रिकरेंट नर्व होती है, और सिंपैथेटिक ट्रंक भी इंजर्ड होता है। ये तरीके से आपने देखी हो, थोड़ा थायराइड का डायग्राम देख रहा हो कभी आरटी में, तो ये सारी सिस्टर हमारे बिल्कुल पास से गुजरती है उसके। ये तो बाकी जो मोस्ट कॉमन रिकॉर्ड जो मिलती है थायराइड इंसफिशियंसी तो एक कारण अगर दो सकते हैं, या तो आपने बिल्कुल इसको काट के बाहर निकाल दिया, या फिर एक तरीके से मोस्ट कॉमन कारण होता है कि हमने थोड़ा सा उसको दूर लाइगेट कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, तो पैराथायरॉयड स्टीमा डेवलप हो गया। उसके इसमें क्या हो जाएगा, कॉर्पिडल स्पाज्म देखने को मिल सकता है आपको इस तरीके से। उसके अलावा लंग नॉइस देखने को मिलती थी पेरिओरल रीजन में। तो कॉर्पिडल स्पाज्म जरूर याद रखना, इस तरीके से मैनिफेस्टेशन किसका है कि यदि हमने सर्जरी करते करते क्या निकाल दिया, इस तरीके से पैराथायरॉयड ग्लैंड को निकाल दिया, या फिर इस तरीके से पैराथायरॉयड इस्टीमिया दर्द हो गया हाइपोपैराथायरॉयड, तो कॉर्पिडल स्पाज्म देखने को मिल जाता है। और पेरिओरल नमनेस आपको देखने को मिलती है, अर्लीस्ट सिम्टम देता है। इसमें पैरासिसिया टिटनेस वगैरह ये चीज़ें, इसमें क्या इंजेक्ट करेंगे इस तरीके से हम IV कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्ट करेंगे, वो कैल्शियम सप्लीमेंट है। बाकी और जो चीज़ें इस तरीके से देखो थायराइड इंसफिशियंसी तो देखने को मिलेगी, हमें थायराइड निकालिए। हाँ, थायराइड क्राइसिस देखने को मिल सकता है यदि आपने एनेस्थीसिया इस तरीके से उसको सही नहीं दिया है, जो इतने हाई बार हो सकता है कि तरीके वो फ्लाइट मोड में चला जाएगा, इस तरीके से ये भी इधर फ्लाइट मोड को इंड्यूस कर सकती है। तो थायरोटॉक्सिक का देखने में सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको थायरोक्सिन का रिलीज देखने में सकता है। ये एक तरीके से हमने प्री एनेस्थेटिक प्रिपरेशन या एनेस्थीसियन अपना काम सही से नहीं किया ज़्यादातर, उसके कारण थायराइड के ये मत कारण बोल लेना है कि इस तरीके से थायराइड काट रहा था सही ढंग से निकल गया, ऐसा नहीं है। थायरोटॉक्सिक क्राइसिस है, इसके कारण देखने में होता है कि एनेस्थीसिया के टाइम में सर्जरी के टाइम में प्रिपरेशन है वो सही नहीं किया गया है उसका, ऐसे कारण आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। ये ठीक है, इस प्रकार हमारा ये चैप्टर था वो ख़त्म हुआ कार्सिनोमा और थायराइड का। बाकी कि हम थायराइड जैसे जैसे कैंसर आते चलेंगे उसके बारे में बातचीत करेंगे। कैंसर की यूनिट तो आप पढ़ लेना, यदि आपने ये कैंसर वाली यूनिट अच्छे से कर ली तो आपका क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरी का काम और पैथोलॉजी का काम हो जाएगा, आपको कुछ आप खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।